नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। सबसे पहले बात राजनीति की। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 3 लोकसभा सीटों और 30 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे अधिकतर के आ गए हैं। सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला नतीजा है वो हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 4 सीटें हार गई है। मंडी लोकसभा सीट से भी बीजेपी हार गई। यहां से प्रतिभा सिंह जीती हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं। और इसके अलावा बाकी 3 विधानसभा उपचुनाव भी सत्तारूढ़ बीजेपी हिमाचल में हार गई है। उधर दादर और नगर हवेली की लोकसभा सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर सत्तारूढ़ टीएमसी ने जीत दर्ज की है। ये उम्मीद के मुताबिक ही था। मध्य प्रदेश और असम में बीजेपी के लिए राहत की खबर है। यहां बीजेपी ने अपना अच्छा प्रदर्शन बनाए रखा है। तेलंगाना में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। कर्नाटक में 1 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में गई है। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आरजेडी कोई भी सीट नहीं जीत पाई। दोनों सीटें सत्तारूढ़ जेडीयू के खाते में गई हैं। जबकि इस बार ये माना जा रहा था कि लालू यादव चुनाव प्रचार में उतरे हैं जेल से रिहा होने के बाद पहली बार, तो आरजेडी इन सीटों को जीत सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उधर शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र से बाहर सीट जीतकर खुश हुई है। कलाबेन देलकर ने दादरा नगर हवेली लोकसभा उपचुनाव जीत लिया है। राजस्थान की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, लेकिन हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। तो खासकर हिमाचल, जहां पर मंडी लोकसभा सीट बीजेपी हारी है, यहां से वीरभद्र सिंह की पत्नी चुनाव जीती। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने चुनौती दी है कि बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन पर लगाए आरोप साबित करें। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का आरोप लगाया था, जब नवाब मलिक ने कहा कि फडणवीस के ड्रग पेडलर से संबंध है। इसके अलावा नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर भी कुछ नए आरोप लगाए हैं। कल मैंने जयदीप राणा को लेकर मंगलवार के दिन भी कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की ओर से ड्रग्स क्रूज मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी और फिर समीर वानखेड़े पर हमला किया। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। आप उनकी सारी तस्वीरें देख लें, जूते देख लें। लू विटॉन का जूता 2-2 लाख रुपए का है, जूते बदलते रहते हैं। बर्बरी के शर्ट आप देखेंगे जो 50,000 से ऊपर शुरू होता है। टी शर्ट आप देखेंगे जिसकी कीमत 30,000 से शुरू होती है। पारते पाते नाम की कोई घड़ी है, मुझे पता नहीं। घड़ियाँ रोज बदलती है, जो 20 लाख से उसकी बिगिनिंग है और 1 करोड़ तक की घड़ी आती है। ईमानदार अफसर का ये पहरावा, ईमानदार अफसर का ये रहन सहन। इस बार नवाब मलिक के निशाने पर समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन भी रहीं। चैट की 2 तस्वीरें साझा कर नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि ड्रग्स मामले के आरोपी यास्मीन वानखेड़े से बात करते थे और साथ ही एक पूरी प्राइवेट आर्मी मौजूद है जो वसूली का काम करती है। अगर एक अपराइट अफसर, उसकी बहन वकील है, तो किस तरह से जिन्हें एक्यूज बनाया जाता है उससे संवाद करती है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्राइवेट आर्मी का खेल था। उगाई के धंधे में ये सारे प्राइवेट आर्मी के लोग थे और लेडी डॉन भी इस धंधे में शामिल थी। मैं आज फिर कह रहा हूं। समीर वानखेड़े ने जहां एक बार फिर नवाब मलिक के सभी आरोपों को खारिज किया, तो वहीं नवाब मलिक की ओर से ड्रग के आरोपियों से बात करने के आरोपों का जवाब देने यास्मीन वानखेड़े मीडिया के सामने आई। अगर मेरी ऑफिस में कल को उठकर कोई केस आ जाता है जिसका मुझे आइडिया ना हो और वो बाद में मुझे मैसेज कर दे कि भाई एनडीपीएस केस था, मैंने तो उनको भगा दिया। आपको पता नहीं उनको भगा दिया है मैंने। जो आप 50 लाख की घड़ी बोल रहे हो, वो मेरी मम्मी ने 17 साल पहले उनको दी हुई थी और वो अपनी चीजें बड़ी संभाल के रखते हैं। हर रोज ड्रग्स केस का मामला उलझता जा रहा है। मंगलवार को तो यास्मीन वानखेड़े ने माना कि एक ड्रग्स का आरोपी उनके पास आया था, लेकिन उन्होंने उसका मामला नहीं लड़ा।
कहीं ना कहीं अब ये मामला केवल क्रूज में मिले ड्रग्स का नहीं रहा है और अब ये मामला समीर वानखेड़े और इनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उन पर जा अटका है। मुंबई में कैमरा पर्सन धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी खाद की कमी से देश के कई इलाकों के किसान जूझ रहे हैं। किसान घंटों खड़े हैं लाइन में डीएपी के लिए। उधर उर्वरक मंत्री लगातार कह रहे हैं कि इसकी कोई कमी नहीं है। जायजा लिया हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। ये मंगलवार को झांसी के मऊरानीपुर की तस्वीर है। डीएपी खाद लेने के लिए किसान सुबह से ही सहकारी समिति के बाहर लाइन में लग जाते हैं। इंतजार घंटों करना है, लिहाजा लंबी कतार में किसान एक तरफ बैठे हैं और महिलाएं दूसरी तरफ। बीते 15 दिन से ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पे लगभग 15 दिन से डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के खेत सूख रहे हैं और यहाँ पर आज जो हम सुबह 9 बजे यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे लगभग 2-3 हजार किसानों की लाइन लगी। किसानों के खेत सूख रहे हैं, किसानों को खाद मिल नहीं रही है। लेकिन दिल्ली के उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक डीएपी खाद की देश भर में कोई कमी नहीं है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में डीएपी खाद की खपत का अनुमान 17 लाख टन था। उसके मुकाबले उत्पादन 18 लाख टन हुआ। वहीं एनपीके खाद की अनुमानित डिमांड 15 लाख टन थी, जबकि उत्पादन 30 लाख टन हुआ। मेरी सभी किसान भाइयों को प्रार्थना है कि सरकार ने नवंबर महीने में जरूरियात से अधिक खाद उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। इसलिए खाद नहीं मिलेगी ऐसी अफवाह में न आके खाद का संग्रह न करें। कई राज्यों की ओर से मुझे सूचना मिली है कालाबाजारी कई लोग कर रहे हैं। मैंने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि कालाबाजारी करने वाले लोगों के सामने कड़क से कड़क कार्यवाही करें। लेकिन मंत्री जी के बयान से एक अलग आंकड़ा ये भी है कि विश्व बाजार में खाद के दाम लगातार बढ़ने के चलते कंपनियों ने खाद की खरीद कम की है। इस साल 30 सितंबर तक जहां डीएपी खाद का भंडारण 20 लाख टन था, वहीं पिछले साल 50 लाख टन रहा था। इस साल 30 अक्टूबर तक डीएपी खाद का भंडारण जहां करीब 14 लाख टन था, वहीं पिछले साल अक्टूबर में इससे कहीं ज्यादा करीब 44 लाख टन था। हालांकि अब सरकार लगातार डीएपी की जगह किसानों से एनपीके और एसएस खाद का प्रयोग करने को भी बोल रही है। लेकिन मटर, सरसों, आलू, गेहूं जैसी फसलों पर जब किसानों की लागत लगातार बढ़ रही हो, तो ऐसे वक्त डीएपी खाद को छोड़कर वो दूसरी खाद पर इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर सकता है। हमारे मंत्री और अधिकारी को शायद अपने डेटा पर ज्यादा और किसानों की शिकायत पर कम भरोसा है। इसी के चलते उर्वरक मंत्री बीते कई दिनों से एक ही बात कह रहे हैं कि इस देश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, और इसके पीछे वो कुछ डेटा भी दिखाते हैं। लेकिन जब उनसे पिछले साल के मुकाबले इस साल डीएपी खाद का भंडारण कम क्यों है, इस पर सवाल किया जाता है, तो वो चुप्पी साध जाते हैं। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। त्योहारों के दिन हैं, बाजारों में रौनक है, लेकिन महंगाई की जो चिंता है वो भी साथ साथ लोगों में बनी हुई है। पिछले साल के मुकाबले दिवाली के बाजारों में ज्यादा रौनक इस बार है, और 2020 में काफी नुकसान हुआ था दुकानदारों को, लेकिन इस बार थोड़ा उनको फायदे की उम्मीद है। मिठाई कारोबारी भी खुश हैं, हालांकि खाने पीने का तेल और चीनी महंगी होने से उनकी लागत बढ़ गई है। दिल्ली की मशहूर बंगाली स्वीट हाउस में इस बार ग्राहक खूब दिख रहे हैं। कोरोना में बर्बाद हो गई पिछली दिवाली के बाद इस साल बिक्री भी बढ़ी है और कमाई भी। देखिए साहब, पिछले साल तो दिवाली बहुत खराब थी, लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन इस साल नॉर्मल नहीं है, पर कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें पिछले साल 2019 जैसी नहीं है, बट मैं समझता हूँ 2020 से बेहतर है। और मैं इस बार समझता हूँ इट इज बिटवीन 60 to 70% बिजनेस है। और इस बार ऑफिस से भी कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं आपके?
कम आ रहे हैं, क्वांटिटी कम हो गई है। जो 19 में 200 डब्बे ले रहा था, इस बार वो कह रहा है 100 डब्बे है। वर्क फ्रॉम होम है। हालांकि पहले की तरह दिवाली पार्टियों के ऑर्डर नहीं है। फिर तेल महंगा हुआ है तो लागत बढ़ी है। खाद्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 21 अक्टूबर को दिल्ली के रिटेल मार्केट में सरसों तेल की कीमत 190 रुपए प्रति लीटर थी, जो 1 नवंबर को 208 रुपए प्रति लीटर हो गई, यानी पिछले 10 दिन में 18 रुपए महंगी। जबकि इस दौरान वनस्पति घी 140 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 154 रुपए प्रति लीटर का हो गया, यानी 14 रुपए महंगा। पिछले 10 दिन में रिटेल बाजार में खाने पीने का तेल एक बार फिर महंगा हुआ है। चीनी भी ऊंचे रेट पर बिक रहा है और इस वजह से मिठाई दुकानदारों का जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गया है। लेकिन बाजार में कंपटीशन इतना ज्यादा है और लोग इस बार पैसे ज्यादा खर्च नहीं कर रहे और इस वजह से वो मिठाइयां महंगे रेट पर नहीं बेच पा रहे हैं। फिलहाल बाजार में दिवाली के मौके पर रौनक दिखाई दे रही है और लोग बड़ी संख्या में मिठाई दुकानों पर पहुंच रहे हैं। माहौल जो है बड़ा एक जश्न वाला माहौल है। दिवाली से पूर्व धनतेरस है, जो भी है, ये तो कहने की बातें हैं। एक लोक जिसे कहते हैं, लोक संस्कृति, लोक चेतना, लोक रचना, लोक रंग, वो हम सब मनाने आए हैं। कोरोना बिल्कुल उतार पे है तो ये बात लोगों को उत्साहित कर रही है, लेकिन उन्हें एहतियात तो बरतने की जरूरत अभी है। जाहिर है कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और आम लोगों को इस जश्न के माहौल में पूरी सतर्कता बरतनी होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आज धनतेरस है और कल छोटी दिवाली। अयोध्या में छोटी दिवाली के मौके पर राम की पैड़ी पर कल 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव की तैयारियां यहां करीब करीब पूरी हो गई हैं। रामायण पर आधारित झांकियां यहां निकाली जाएंगी। हेलीकॉप्टर से राम, सीता और लक्ष्मण सरयू किनारे उतरेंगे और लेजर शो में राम कथा दिखाई जाएगी। अयोध्या में ये राम की पैड़ी पे रोशनियों का नृत्य है। हर रंग की खुश रंग रोशनी। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध कर भगवान राम अयोध्या आए तो यहाँ दिवाली मनाई गई। अब उसी को यहाँ दोहराने की कोशिश है। ये इंतजाम यहाँ सरकार करती है। हम लोग इंतजार करते हैं कि कब ये महान पर्व आए और हम लोग ये लेजर लाइट और ये छटा बिखेरती हुई रोशनी को देखें। जिस तरीके से आसमान की 7 रंग बिखेरते हैं, उसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत छटा बिखरती है ये नदी के किनारे, माँ सरयू नदी के किनारे। राम की पैड़ी पे दियों की कतारें सज गई हैं। दियों की सजावट को अलग अलग शक्ल दी जा रही है। कहीं चौकोर, कहीं गोल, कहीं रंग बिरंगी अल्पनाओं के साथ, तो कहीं कोई और शक्ल। हजारों वॉलंटियर्स इस काम में लगे हुए हैं। सारे दिए एक साथ जलाकर इस बार भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पिछली बार जो है, जो हमारा जो है वो लक्ष्य था करीब जो है 5.5 लाख दिए का जो है दीपोत्सव मनाया गया था, जो कि विश्व रिकॉर्ड था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इस बार उससे भी बेहतर तैयारी है अपनी जो है। इस बार 7.5 लाख दियों का जो है लक्ष्य है, 7,51,000 का। इस मौके पे रंग बिरंगी झांकियां निकाली जाती हैं। इन झांकियों में रामायण के प्रसंग भी दिखाए जाते हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। झांकियां की तैयारी भी तकरीबन पूरी है। जो इसके बनावट में दिव्यता है वो लगातार अपग्रेड हो रही है। धीरे धीरे हम लोग उसमें बदलाव करते हैं उनको। इस बार आपको एक अलग नज़रिए से झांकी का संयोजन दिखेगा, जिसमें बहुत सारे लोक कलाकारों के साथ इसको संयोजित किया जाएगा। लगभग आप इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हैं, कलाकार सहित। शहर की सड़कों पे दूर दूर तक रंग बिरंगे गेट बनाए गए हैं। जहां तक नजर जाए रंग बिरंगे गेट ही गेट नजर आते हैं। राम दरबार की झांकियों वाले झंडे भी सड़कों पे सज गए हैं। पूरा प्रशासन इस मौके को यादगार बनाने में लगा है। राम सीता के रूप का अवतरण होगा यहाँ पे अयोध्या में, वहाँ पे कार्यक्रम होगा, फिर कल्चरल कार्यक्रम होंगे हमारे राम कथा पार्क में। उसके बाद राम की पैड़ी में पूरा कार्यक्रम होगा और वहाँ दीपोत्सव का जो मेन कार्यक्रम है दीपक को प्रज्वलित करने का, वो 9 लाख दीपक राम की पैड़ी घाट पे जलाए जाएंगे। अयोध्या में सिर्फ दीपोत्सव नहीं है, बल्कि राम मंदिर बनने के बाद बढ़ने वाले धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बड़े पैमाने पे योजनाएं बनाई जा रही हैं।
अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।